नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब। आप सभी का स्वागत है वापस से हमारी सीरीज में जो हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस, पीएससी, जो भी आप उसको कहते हैं, डिफरेंट टर्म यूज किया जाता है। यूपी पीएससी एट फिंगर टिप्स। यहाँ पे यूपी पीएससी के पर्सपेक्टिव से सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश, हम इन चीजों को कवर करेंगे। आपके लिए बहुत बड़ा एक और सरप्राइज लेकर के आ रहा है रेस आईएएस। आपको बने रहना है, बस केवल चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। यूपी पीसीएस की आपकी तैयारी को एस करने के लिए अभी हाल ही में एक ऐसा डिवाइस किया गया, नया सीरीज लेकर के आ रहा है रेस आईएएस, जहां आपको बाकी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लस रिलायबल कंटेंट्स, जो कि आपको, अगर आपने उन कंटेंट्स को एक्सेस किया, यू कैन बी वेरी श्योर कि आपके वो एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन एकदम अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब, और इसी के साथ आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके एक और टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, म्यूजियम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अभी तक हमने फेस्टिवल पढ़ लिया, हम लोगों ने लैंग्वेज पढ़ लिया, डायलेक्ट्स पढ़ लिए, अलग अलग पार्ट्स में इनको ब्रेक करके कराया जा रहा है, सो दैट आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा लेंदी वीडियो ना बन जाए। बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ बैठेंगे और आज म्यूजियम्स के बारे में जितना पढ़ेंगे, पार्ट 1 है ये, आप सभी देख सकते हैं, और इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे। आइए आगे चलते हैं म्यूजियम्स के रन में। सबसे पहले म्यूजियम्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा। तो संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम्स का एम क्या होता है? टू कलेक्ट, प्रिजर्व एंड इंटरप्रेट। बेसिकली ये क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य जनता के अध्ययन और शिक्षा के लिए कलात्मक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं को एकत्र करना, संरक्षित करना, व्याख्या करना और प्रदर्शित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरी चीज ये है कि इनमें आने पर पर्यटक कला और पुरातत्व, चित्रकला, पांडुलिपियों, मुद्रा शास्त्र, मानव विज्ञान के बारे में हम सीखेंगे। तो क्या कहते हैं, टूरिस्ट जो हैं अगर म्यूजियम्स को विजिट करते हैं, हाउ एंड व्हाई विल दे विजिट म्यूजियम्स, उनको आगे चल के भारत की आर्कियोलॉजी, आर्ट, पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है, इन्हीं के साथ एंथ्रोपोलॉजी और बहुत सारी चीजें जो है म्यूजियम में जानने के लिए, देखने के लिए मिलेंगी। इसी के साथ बहुत सारे म्यूजियम हैं जो उत्तर प्रदेश में है। कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स का आपको जान लेना बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में स्थित जो स्टेट म्यूजियम है, इसी के साथ वाराणसी में स्थित जो कि भारत कला भवन है, जो कि डिस्प्ले करता है आर्टिफैक्ट्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत की धरोहर, भारत के इतिहास में कई सारी चीजें ऐसी निकल करके आई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहां से कलेक्ट किए गए आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं भारत कला भवन में, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसी के साथ साथ मौर्य डिनास्टी, शुंग डिनास्टी, गुप्ता डिनास्टी, एंशिएंट हिस्ट्री के जो डिनास्टीज हैं, ऐसे वंशजों के भी आपको कुछ चीजें, कुछ न्यूमिस्मैटिक्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हमारे सामने आ जाते हैं, उनमें से कुछ म्यूजियम्स जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं, सबसे पहला म्यूजियम आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, इलाहाबाद म्यूजियम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो इलाहाबाद म्यूजियम दिख रहा है, इलाहाबाद नाम से आप बहुत ज्यादा मतलब वाकिफ होंगे। आज के डेट में इसका नाम चेंज होकर के प्रयागराज हो चुका है। तो इलाहाबाद जो म्यूजियम है, बेसिकली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, और कहा गया, हाँ, उत्तर भारत में भारतीय कला के सबसे बड़े और अग्रणी संग्रहालयों में से एक है। तो वन ऑफ द most leading and one of the largest museum that exists in the northern India। दूसरी चीज ये कि इसको इनिशियली स्टैब्लिश क्यों किया गया था, बहुत ही क्रिस्प तरीके से देखेंगे कि क्या इसके वेयर अबाउट्स हैं। इनिशियली इसको म्यूनिसिपल म्यूजियम की तरह स्टैब्लिश किया गया था 1931 में। अब इसके बाद ये जो कलेक्शन है, इसमें क्या क्या है, आर्कियोलॉजी, आज के डेट में यहाँ क्या क्या रखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स, पुरातात्विक स्रोत जो भी कहीं से भी गैदर किए गए हैं, ऐसे मटेरियल्स रखे गए हैं।
पत्थर, ब्रॉन्ज, वुड, मेटल, ये सारे पेंटिंग्स, टेराकोटा यानी कि खिलौने मिट्टी के बने हुए, कॉइन्स यानी सिक्के, डेकोरेटिव आर्ट्स, टेक्सटाइल्स, ये सब सारी चीजें प्रिजर्व करके संरक्षित करके रखी हुई हैं। यहाँ पे नेशनल लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी अलग लिटरेचर्स जो थे जैसे सुमित्रा नंदन पंत, ऐसे लोगों के बारे में भी बेसिकली वर आल्सो रिसीव्ड एज गिफ्ट्स और एक्वायर्ड मेमोरीज और डायमंड्स कलेक्शन। ऐसे लोगों की राइटिंग, ऐसे लोगों के जीवन पे जो कलेक्शन रखा हुआ है वो भी प्रिजर्व करता है आपका इलाहाबाद म्यूजियम। इसी के साथ साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स कलेक्शन, Allahabad Museum was taken under the aegis of the government of India and declared a central government museum। कह रहा है कि इसके संग्रह के व्यापक स्पेक्ट्रम और महत्व के कारण, बहुत वाइड वेराइटी ऑफ इंपॉर्टेंस की वजह से इलाहाबाद का जो म्यूजियम है उसको भारत सरकार के तत्वाधान में लिया गया और इसे केंद्र सरकार का एक म्यूजियम घोषित किया गया है। तो वेयर इज इट लाइंग? इट इज लाइंग इन द इट इज लाइंग इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर पिक्चर है और इसका कंस्ट्रक्शन भी आप देख रहे हैं 1931 में म्यूनिसिपल म्यूजियम के अंतर्गत बनाया गया था। काफी हद तक इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश स्टाइल जो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इसका एक लेबल लगाया गया है इलाहाबाद म्यूजियम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा है लॉ म्यूजियम एंड आर्काइव। ये सबसे ज्यादा मतलब आप समझ लीजिए कि जब आप म्यूजियम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो म्यूजियम लोग क्या समझते हैं कि केवल इतिहास के बारे में है, सिक्के दिखेंगे, खजाने दिखेंगे, वो टेराकोटा मिट्टी के खिलौने दिखेंगे, तो ये सारी चीजें हैं म्यूजियम में। लेकिन यहाँ पे म्यूजियम का एक डेफिनेशन चेंज हो जाता है। ये जो लॉ म्यूजियम, इसका नाम ही लॉ है, इसके नाम में ही लॉ है, आपको दिखाई पड़ता है, बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल म्यूजियम है। क्यों है आइए देखते हैं कि विधि संग्रहालय, बेसिकली लॉ म्यूजियम जो है इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का एक खंड है। बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। इसको 1966 में इसकी स्थापना की गई थी एक एग्जीबिशन के तौर पे। और एग्जीबिशन किस चीज का था? आज तक के टाइम में, बेसिकली यहाँ तक के टाइम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट्स दी गई हैं, जितने भी फैसले सुनाए हैं, उसका एक जुडिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करके उसका एग्जीबिशन बनाया गया। 1966 में उसको डिस्प्ले किया गया। ठीक है, लॉ म्यूजियम एंड आर्काइव हाउस ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वैल्यू। यहाँ पे अलग अलग टाइम पे हमारी संस्कृति को चैलेंज करते हुए, हमारे इतिहास को, हमारे एग्जिस्टिंग कानूनों को चैलेंज करते हुए जो जो हाई कोर्ट ने यहाँ पे फैसले सुनाए, उन फैसलों का एक एग्जीबिशन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे पार्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट, हाँ, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जजमेंट्स जो है उनको कंपाइल किया गया है। तो कैसे कैसे जजमेंट्स उनमें इन्वॉल्व है? हमारे बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है चौरी चौरा जो कांड हुआ था, चौरी चौरा केस में, गोरखपुर के चौरी चौरा केस में बेसिकली जो जजमेंट सुनाया गया, दैट इज वन। सेकेंड इज की श्रीमती इंदिरा गांधी के अनफेयर इलेक्शंस, आपको अगर याद होगा, जो कि अल्टीमेटली जाकर के भारत में इमरजेंसी को लीड करते हैं, उसके केस में जो जजमेंट आई थी उसका वो एक दूसरा केस हो गया। और अलग अलग जो है मुगल्स के फरमान आते रहे जाते रहे। तो ऐसी कुछ चीजों को कंपाइल करके इस म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी हैं, जैसे कि मैनोस्क्रिप्ट, मिथिला डिनेस्टी, मिथिला वंशज आपके सामने आता है, मिथिला वंशज के द्वारा लिखे गए मैनोस्क्रिप्ट, और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, उनके कुछ लेटर्स को भी एग्जिबिट किया जाता है। तो लॉ म्यूजियम एंड आर्काइव्स आपके लिए अगेन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग म्यूजियम हो जाता है। आप देख पा रहे हैं ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ म्यूजियम एंड आर्काइव। ये एक हाई कोर्ट का विंग है, अविंग ऑफ हाई कोर्ट ऑफ, अविंग ऑफ जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लॉ म्यूजियम दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज आइए बात करते हैं लखनऊ में स्थित, लखनऊ में जहाँ आपका रेस IAS भी यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश है, इसी लखनऊ में स्थित
स्टेट म्यूजियम की बात करते हैं। स्टेट म्यूजियम जो कि लखनऊ में है is the oldest and largest multi-purpose museum in उत्तर प्रदेश, established in 1863। 1863 में इसको स्थापित किया गया और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन म्यूजियम के रूप में सामने आती है। इसी के साथ काफी सारे इसमें सैकड़ों पुरावशेष और अन्य प्रदर्शनियां प्रदर्शित हैं। इसके अधिग्रहण के क्षेत्र में कला और पुरातत्व, पेंटिंग, पांडुलिपियां, मुद्रा शास्त्र और मानव विज्ञान भी शामिल है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस स्टेट म्यूजियम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड दिस इज द एग्जैक्ट डिस्प्ले ऑफ स्टेट म्यूजियम ऑफ लखनऊ। यहाँ आपको ये जो ममी का स्ट्रक्चर होता है ना, इजिप्ट में पिरामिड्स और ममीज हो, उनके पूरे जो फेमस कल्चर्स होते हैं, आपको ममी प्रिजर्व की हुई भी यहाँ पे इसके स्टेट म्यूजियम में आपको दिख जाएंगी। आगे चलते हैं, थारू जनजाति म्यूजियम। थारू जनजाति, थारू जो है एक ट्राइब का नाम है, हमने ट्राइब ऑलरेडी किया है ना, तो उत्तर प्रदेश में जब हमने ट्राइब किया है वैसे ही एक जनजाति है थारू जनजाति। इनका एक अपना म्यूजियम बन करके सामने आता है। ये भारत का पहला ट्राइबल म्यूजियम है। भारत की पहली जनजातीय संग्रहालय आपको देखने के लिए मिल जाती है, थारू ट्राइबल म्यूजियम। इसको कंस्ट्रक्ट इसका कहाँ किया गया था, एक गांव है उसका नाम है इमिलिया कोडार। इमिलिया कोडार कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यहाँ पे इस म्यूजियम को कंस्ट्रक्ट किया गया है। जब आप इस म्यूजियम को देखेंगे, आपने इलाहाबाद म्यूजियम देखा, लॉ म्यूजियम देखा, लखनऊ का स्टेट म्यूजियम देखा, जब आप ट्राइबल ये म्यूजियम देखेंगे तो आपको एकदम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट लगेगा, उसमें दिखाई गई प्रदर्शित चीजें जो हैं वो डिफरेंट लगेंगी। इन म्यूजियम में क्या है कि थारू जनजाति के विकास से लेकर उनकी संस्कृति, धरोहर, परंपरा, धर्म, जीवन शैली और इन सभी पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। थारू जनजातीय समूह, इनका जो ग्रुप है, उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है, बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक उत्सव के रूप में मनाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे यहाँ जहाँ दिवाली एकदम कलर कह रही हूँ, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के रूप में मनाया जाता है, वहीं ये जो थारू जनजाति है, दिवाली को लेकर के इनका कंसेप्ट ही अलग है पूरा। वो दिवाली को एक शोक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ ये एक इनके बारे में यूनिक फीचर आपको दिखाई देता है और एक यूनिक फीचर आपको मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं थारू जनजाति का जो म्यूजियम है उसका एक डिस्प्ले है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज्यादा मतलब माइन्यूट लेवल पे इस म्यूजियम को बनाया गया है। जहाँ ये आदमी है, ये क्या क्या करता है, बैलगाड़ी चल रही है, बच्चा है, एक औरत है, इसके हाथ में सामान है, इसके कपड़े पहनने का तरीका, इनके कपड़े और इनके जो हेडगियर है उसको लगाने का तरीका, ये आपका एक कार्ट दिख जाता है। तो ये सब डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ मेनी years, हाउ दिस ट्राइब, दिस थारू जनजाति has evolved with the significance of time। तो बेसिकली समय के अंतराल में, समय के साथ साथ किस तरीके से ये इवॉल्व कर चुके हैं, क्या इनकी परंपरा है, इनकी संस्कृति है, इनके रहने सहने का ढंग है, वो चीजें दिखाई देती हैं। वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू कि थारू जनजाति दैट इज द फर्स्ट एवर ट्राइबल म्यूजियम ऑफ उत्तर प्रदेश दैट हैज एवर एग्जिस्टेड। तो इसी के साथ हम यहाँ पे पार्ट 1 को खत्म करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, इसी सीरीज पे बने रहे आप, और इसी जो म्यूजियम ऑफ उत्तर प्रदेश का पार्ट 2 है, आपको इसके बाद उसकी वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड जय हिंद।